हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। 2026 आप सभी के जीवन में नई खुशियां लेकर के आए। दोस्तों, इसी कामना के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। 2026 दस्तक दे चुका है। 2026 में भी क्या लॉ का मिसयूज इसी प्रकार से होता रहेगा। 2026 में आपके ऊपर यदि इस प्रकार के फॉल्स केसेज हो गए हैं या रिसेंटली होने वाले हैं, तो आपको इन्हें कैसे डील करना है और अब क्या चेंजेस हैं, जिन चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए आपको अपने केसेस को लड़ना है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जब हम 2026 में बैठे हैं, आज भी अगर आप 1990 के तरीके अपनाओगे, यूज करोगे, आज से 15 साल पहले के, 10 साल पहले के, तो चीजें खराब होंगी। और मैं आपको बता दूं 90% लोग अभी भी यही कर रहे हैं। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए गाइड रहने वाला है, जिनके साथ भी इस प्रकार के वैवाहिक विवाद हाल ही में हुए हैं और स्टार्टिंग होने वाली है, या फिर आपको कोई नोटिस पुलिस से या कोर्ट से आ चुका है। इसको आप पूरा देख लीजिएगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग चैनल को सपोर्ट करते हैं, बट फिर भी बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। इससे इस प्रकार की सभी वीडियोज की निरंतर और सबसे पहले जानकारियां आपको मिलती हैं। अब दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। एक लड़का है जिसने मैरिज करी और मैरिज करने के 3 महीने के बाद ये डिस्प्यूट हो गए, पत्नी जाती है और आपके ऊपर केसेज कर देती है। अब आप एक चीज ध्यान रखें, जब भी पत्नी जाती है उसका सीसीटीवी फुटेज आपके पास सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि इल्जाम कॉमन होते हैं, मुझे मारपीट के पहने हुए कपड़ों में निकाल दिया। सीसीटीवी फुटेज से उसकी बात पूरे तरीके से निराधार साबित हो जाएगी, जिसमें खुद कैब बुला करके आप उसको बाइज्जत भेजते हो मिठाई दे करके, लेकिन बेशर्मी से आपके ऊपर इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि आपने तो मारा था, उसकी ज्वेलरी रख ली थी और उसको मार पीट करके घसीटते हुए घर से निकाल दिया था, और फिर जाके सेटिंग करके सेम डे का मेडिकल बना के कोर्ट के अंदर लगा दिया जाता है। बहुत सीधे शब्दों में और बहुत साफ साफ आज मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से आप सुनना, बीच में वीडियो छोड़ने की गलती मत करना, बहुत कुछ मिस कर जाओगे। आपके पास पहली चीज सीसीटीवी फुटेज जरूर होना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, जब पत्नी जाती है उसके बाद आप उसको वापस बुलाने के प्रयास करते हो, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि आपको तो ये बोल के गई होती है, साहब मैं जो अपनी दादी से मिलने जा रही हूं, दादा से मिलने जा रही हूं, मैं अपनी बहन की शादी में जा रही हूं, भाई की पार्टी में जा रही हूं, आपको ये बोल करके वहां से गई होती है। तो आप उससे फोन पे नॉर्मली बात करो, उससे हालचाल लो, ये सब चीजों के रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए। व्हाट्सएप मैसेज के रिकॉर्ड होने चाहिए, क्योंकि उसका आखिरी इल्जाम वही होगा जिस दिन वो आपके घर से गई, उसके बाद तो आपके घर पे आई नहीं। और उसके बाद की रिकॉर्ड्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसकी पूरी की पूरी मनगढ़ंत कहानी झूठी साबित हो जाती है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। और दोस्तों, अगर वो अपने मायके में बैठी भी है तो उसके बाद जितने भी प्रयास आप करते हैं चीजों को रिकनसाइल करने के या उसको वापस लाने के, हर एक प्रयास ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं हमारे पास आते हैं, उन्होंने एक्चुअल में बहुत प्रयास किए होते हैं, लेकिन साक्ष्य किसी एक चीज का नहीं होता, तो सब प्रयास आपके यूजलेस है, आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। अभी मामला मेरे पास कल एक आया, जहां पे एक पत्नी को पति ने रंगे हाथ पकड़ लिया किसी और के साथ, और जब पकड़ा तो सब लोगों को बुलाया गया, परिवार के, लड़की ने और लड़की के पिता ने स्वयं लिख करके दिया कि मेरी बेटी इस प्रकार की कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में पकड़ी गई है, ये इसकी बहुत बड़ी गलती है। और लड़की ने भी एक्सेप्ट किया कि मैं उस लड़के को पहले से जानती थी और मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, लेकिन बावजूद उसके लड़का पिछले 4 साल से केसेस झेल रहा है। वो लिखा हुआ उनकी स्वयं की राइटिंग्स में है, लेकिन लड़की ने कह दिया मेरे को फोर्स करके लिखवाया था ये। इसीलिए दोस्तों, जब भी ऐसा कुछ आप पत्नी से लिखवाते हैं, कोई एग्रीमेंट हो गया या फिर कोई और एमओयू हो गया, कोई आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जरूर करें, ताकि क्लियर रहे कि किसी प्रकार का दबाव नहीं था उस पर और स्वयं की इच्छा से उसने सब कुछ लिखा था। खाली लिखवा लेना पर्याप्त नहीं है, चाहे वो सिंगल कागज पे है, चाहे वो स्टैम्प पेपर पे। उसने यही बोलना था गन पॉइंट पे लिखवा लिया मुझसे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद भी आज उस लड़के को भय बना हुआ है कि ऐसी स्थिति में मैंने उसे पकड़ा, फिर भी कोर्ट मेंटेनेंस बांधने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है और 1-2 डेट पे मेंटेनेंस का फैसला होने वाला है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, कई बार होता है कि आप 2026 में बैठे हैं, लेकिन बहुत पुराने तरीके अपना रहे हैं। मतलब लड़की चली गई है, वो उधर से धमका रही है या फिर पुलिस को कंप्लेंट कर दी है, इधर से आपको बोला जा रहा है सेक्शन 9 फाइल कर लो जी। अरे क्या सेक्शन 9 फाइल कर लो? क्या होगा सेक्शन 9 फाइल करके? जब होता था तब हम भी सजेस्ट करते थे आज से 15 साल पहले कि सेक्शन 9 डाल लो। आज क्या है, आज आप किसी कोर्ट को बोल के देखो मैंने सेक्शन 9 डाला है, उसके बाद यहां मत करिए, वो दूसरा केस है, दूसरा केस है, सुनते भी नहीं आपके सेक्शन 9 को कोई। दूसरी चीज, आप जब सेक्शन 9 डालते हो, लड़की ट्रांसफर पिटीशन डालती है और 100% वो केस भी उसके प्लेस पे ट्रांसफर हो जाता है, और उस केस के लिए भी फिर आप चक्कर लगाते हो 1000-2000 किलोमीटर दूर। कोई मतलब नहीं बनता सेक्शन 9 का। तीसरी चीज, अगर वो लड़की अपीयर होने लगी सेक्शन 9 में आपके प्लेस पे,
तो उसको आने जाने का खर्चा आपको देना पड़ता है, महीने का मेंटेनेंस आपको देना पड़ता है, लिटिगेशन एक्सपेंसेज आपको देने पड़ते हैं। और तो और अगर 1 साल के बाद आपको रियलाइज हो जाता है कि भैया ये आना भी नहीं चाहती, मैं लाना भी नहीं चाहता, मैंने बेमतलब सेक्शन 9 डाला हुआ है, कोई तरीका नहीं है, अगर ट्रायल चल रहा है समाप्त करने का कोई तरीका नहीं, फिर आप ट्रायल चलाते चले जाओ। और आप डाइवोर्स भी तब तक फाइल नहीं कर सकते जब तक आपका सेक्शन 9 फाइनलाइज नहीं होता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब बात आती है कि साहब हम तो उसे विड्रॉ कर लेंगे, चलिए मान लिया विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी पत्नी ने बीच में कोई एप्लीकेशन फंसा रखी है सेक्शन 24 की या फिर सेक्शन 27 की, तो जब तक उसका डिस्पोजल नहीं होगा तब तक आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते, या कोर्ट कहेगी कि हम उसको सेपरेटली चलाएंगे, यानी मेंटेनेंस का भार फिर भी आपके ऊपर पड़ गया। कहीं किसी दिशा से आज 2025-26 में इस प्रकार की चीजों को करके कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। जितने लोग सेक्शन 9 फाइल करते हैं उनका मत होता है साहब हमें समझाने वाले तो एक आता है इससे मेंटेनेंस बच जाएगा। अरे पिछले 5 साल का कम से कम रिकॉर्ड उठा के देखो 2020 के बाद का, कौन से केस में आज तक मेंटेनेंस बचा सेक्शन 9 से? वो सब पुराने जमाने की धक्यानुसी बातें होकर के रह गई हैं आज के समय। ना सेक्शन 9 का कोई मतलब है, ना सेक्शन 10 का कोई मतलब है। जुडिशियल सेपरेशन इज नथिंग। कोर्ट लिख के दे देता है आप अलग रह सकते हैं, वो तो हम रहते ही हैं, रह ही रहे हैं। जब लड़की चली गई उसने केस कर दिया, अलग तो है ही। अब सीधी सी बात है, जो लॉजिकल बात है वो ये है, या तो हमको डाइवोर्स मिले तो हम आगे सोचें, डाइवोर्स का केस कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक स्टेज है। अब वही डाइवोर्स का केस अगर आप शुरुआत में करके बैठ के, उसके भी नुकसान मिल जाते हैं। लड़की पक्ष का जो वकील होता है वो कोर्ट को अपनी दलील देता है कि साहब ये देखो ये तो खुद ही लड़की को रखना नहीं चाहता है, इसने डाइवोर्स फाइल किया हुआ है, और कोर्ट भी उसकी बात से कन्विंस हो जाता है मैक्सिमम टाइम, और आपको एक नेगेटिव प्रभाव झेलना पड़ता है हर केस में। कोई फायदा नहीं है इतनी जल्दी ये सब करके। और अगला कॉन्सेप्ट ये होता है, आज के समय पे 2025-26 में वो जनरेशन है जिसके पास पेशेंस नहीं है। पहले के लोग अब नहीं रह गए, आजकल सबको यूं चाहिए, यूं यूं कोर्ट में आए न्याय फटाफट चाहिए, डाइवोर्स फाइल किया डाइवोर्स फटाफट चाहिए, हर चीज लोगों को फटाफट चाहिए। किसी के पास पेशेंस नहीं है, और जिस व्यक्ति के पास पेशेंस नहीं है वो सबसे जल्दी टूटता है। और दोस्तों यही बात है, अब आप इतने तमाम प्रकार के केसेज अपने लिए बना तो लेते हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सामने वाली लड़की कोर्ट में आई है, कोर्ट में प्रक्रिया इतनी सरल तो है नहीं, टाइम लगेगा, कई बार साल, कई बार 1.5 साल, 2 साल, अपने आप टूट जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप शिकार बनते हैं, स्वयं द्वारा फैलाए गए जाल में खुद फंसते हैं, कुछ नहीं करना होता आपको। अभी रिसेंटली मेरे पास एक मामला था, लड़की 1 करोड़ से नीचे नहीं आ रही थी, जब साल भर कोर्ट के अंदर घूमी, ना कोई मेंटेनेंस बंदा ना कुछ बंदा, तो अपने आप 1 करोड़ से 60 लाख पे, 60 लाख से 40 लाख पे, 40 लाख से 20 लाख पे आकर के खत्म हो गया मामला। अब इसी केस की अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, तो इस केस में लड़का जर्मनी में रहता था, और लड़के की तरफ से सिंगल केस हमने फाइल नहीं किया था 1.5 साल तक। बस हमने सिर्फ इतना किया कि 1.5 साल तक लड़की के सारे केसेस को उलझा करके रखा। ना तो इन 1.5 साल में लड़की का मेंटेनेंस बंदा, 498 में हाई कोर्ट से स्टे था, डीवी के केस में सेशन कोर्ट से स्टे था, और नीचे डाइवोर्स का केस लगा हुआ था, वो प्लेन चल रहा था, उसमें कुछ था ही नहीं, यानी एविडेंस पे केस लगा हुआ था, क्रॉस पे पहुंचा था। बस उसी स्टेज पे लड़की ने कह दिया कि साहब सेटल करना है हमको तो आज ही। और लड़के ने पहले दिन से मुझे कह रखा था कि 20, 22, 25 तक होता तो कर लेना सर, मतलब उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग उतना उसके लिए नॉर्मल था। तो मामला सेट हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ रायता ज्यादा अपनी तरफ से फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जितने केस वगैरह अपनी तरफ से फाइल करता भाई, उसमें पैसे भी तो लगेंगे, 2-3 केस फाइल करोगे उसमें 2-3 लाख रुपए लग भी तो जाएगा, उतने ही पैसे से वो सेटलमेंट में एडजस्ट हो जाएगा ना। तो यानी कहने का मतलब यह है कि सामने वाले का स्वभाव कैसा है, इस बात पे बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप अपनी तरफ से कोई केस करें या ना करें। और भी इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता, यानी परिस्थितियों को पूरा देख करके अच्छे से विश्लेषण करके यह निर्णय लिया जाता है कि हमें अपनी तरफ से कोई केस करना चाहिए या नहीं। लोग बहुत सरसरी तौर पर इसे चलते हैं, 4 वीडियो देख लिए, 4 आर्टिकल पढ़ लिए, चैट जीपीटी में सर्च मार लिया और निर्णय ले लेते हैं। यही गलती होती है, क्योंकि इस चीज के लिए ना एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए, और अनुभव के आधार पर जब आप चलते हैं तब आपको इसमें जीत हासिल होती है। ऐसे जितने भी मामले हैं ना जिसमें लड़कों ने खुद को सुपुर्द कर दिया, सुपुर्द मतलब सर आप जो करते हो करो, हमको मतलब नहीं है, जो ऐसे मामले थे वो लड़के आज सब बाहर हैं। अभी रिसेंटली एक लड़का था मेरे पास देवबंद का, और शायद हो सकता है वो भी मेरी वीडियो देख रहा हो, उसके 2-3 केस आए, उसके साथ ही और लड़के भी आए, उनके भी 2-3 केस एक साथ स्टार्ट हुए थे। उनमें से एक लड़के का 125 सीआरपीसी खत्म भी हो चुका है, डीवी बंद पड़ा है, 498 में कुछ हुआ नहीं, यानी लड़की वाले टूटने की कगार पे है। वहीं जो लड़का देवबंद वाला था वो इंपेशेंट हुआ, साल भर हुआ था केस चलते हुए, एक डीवी के केस में इंट्रीम उसका खारिज करवा दिया था, 125 में 7,000 रुपये प्रति माह इंट्रीम बंधा हुआ था, बस इतना ही हुआ था। कहता साहब उसने जाकर के कोई और वकील करे, क्या करा क्या नहीं करा, आज उसके बाद 1.5 साल हो गया, अभी भी उसी स्थिति में खड़ा है,
अब मेरे को फ़ोन आया कि साहब मुझे फिर से आपसे ही केस करवाने हैं, ये और वो है। यानी कहने का मतलब जहां पे आप अपना पेशेंस लूज करोगे, ज़्यादा अपना दिमाग चलाओगे, वहां पे आप फंसोगे। अब वो आज खुद देखता है कि उसके साथ जिन लड़कों का केस शुरू हुआ था उनका 125 10-12 महीने में खत्म भी हो गया, क्योंकि परिस्थितियां वैसी बनी, चीजें वैसी चली। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा दलदल है, यहां पे आप जितने हाथ पैर मारोगे उतने ज्यादा दलदल के अंदर धंसते चले जाओगे। और जितना स्मूथ रहोगे ना, जितने काम रहोगे, जितना पेशेंस रखोगे, जितना अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखोगे, जितना खुद को टू द पॉइंट रखोगे, उतना जल्दी आप इससे बाहर निकल करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आप नोट डाउन करेंगे और तरीके से अपने केसेस को फाइट करेंगे, जिससे आपको आने वाले समय में ज्यादा हैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े और बहुत ही स्मूथली आप इससे बाहर आकर के अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।